नमस्कार जी, एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट पेपर 1 एंड 2 के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। ये इसका 4th पार्ट है। देखिए, पेपर 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी और पेपर 2 में एजुकेशन में शिक्षा में शोध जो है वो दोनों के लिए ही ये टॉपिक काम करेगा। इसका 4th पार्ट है। इससे पहले मैं 3 पार्ट आपको दे चुकी हूँ। तो देखते हैं आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे शैक्षिक शोध के जो प्रकार है, उसमें ऐतिहासिक शोध या वर्णनात्मक शोध और प्रयोगात्मक शोध के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम बहुत कुछ शोध के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो लोग इस वीडियो पर नए आए हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और वीडियो भी इसके आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट व कौन ने शैक्षिक शोध की 3 मुख्य भागों में बांटा है उन्होंने। पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरा वर्णनात्मक अनुसंधान और तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में देखेंगे। देखिए, इतिहास का मतलब तो आप जानते ही है ना। ऐतिहासिक से मतलब ये है कि जो हिस्ट्री है हमारी, उससे रिलेटेड जब हम शोध करते हैं, ऐसे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं जो हमारे इतिहास से रिलेटेड होते हैं या जो बीत चुके होते हैं। भूतकाल में हो चुकी हुई घटनाओं पर जब हम कार्य करते हैं तो वो ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है। इसमें विभिन्न पद भूत के संबंध में नई सूझ पैदा कर सकते हैं या करते हैं, जिनका संबंध वर्तमान में तथा भविष्य से होता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध वर्तमान और भविष्य दोनों से होता है, लेकिन हम भूत के आधार पर इस संबंध को आगे बढ़ाते हैं या तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। ऐतिहासिक अनुसंधान की जो विशेषताएं उनके बारे में देखेंगे। इतिहास की विषय सामग्री अपरिवर्तनीय भूतकालीन परिधि में बंधी होती है, जिन्हें न तो प्रस्तुत परिवर्तित न परिवर्तित किया जा सकता। ठीक है, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रस्तुत भी नहीं कर सकते और कई चीजों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि वो इतिहास में घटना द्वारा घटित हो चुकी है। ये आंकड़े बंद होते हैं। बंद क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आगे का कोई रास्ता खुला नहीं होता। आंकड़े भूतकाल की घटनाओं के अभिलेख के रूप में मिलते हैं, जिन्हें वर्तमान के संदर्भ में देखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसमें आंकड़ों के एकत्रीकरण में पक्षपात की संभावना रहती है, क्योंकि एकत्र करने वाला, निरीक्षण करने वाला, रिपोर्ट देने वाला अलग अलग होते हैं। ठीक है, शोधकर्ता को सावधान रहना पड़ता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में आंकड़े एकत्र करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन कुशल लेखक द्वारा लिखित प्रमाण युक्त लेख होते हैं। इनमें वर्तमान के आधार पर भूत का विश्लेषण का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जो चीज वर्तमान में हमारे सामने है उसी के आधार पर हम देखते हैं कि भूतकाल में ये परिस्थिति बनी होगी तो ये काम ऐसा हो गया। ठीक है, इनको पूर्ण करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि सही आंकड़े प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता का मुख्य गुण निष्पक्षता व मानसिक संतुलन होना होता है। ठीक है, अब देखेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र क्या क्या है। बड़े शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के विचार, ठीक है, उनके द्वारा हमें ऐतिहासिक शोध करने की वो मिलती है। संस्थाओं एवं प्रयोगशालाओं में किए गए कार्य, इसके आधार पर हम उसके लिए प्रेरित होते हैं। विभिन्न कालों में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की जो स्थिति होती है, उनके आधार पर हम ऐतिहासिक शोध करते हैं। एक विशेष विचारधारा और उसका प्रभाव, ठीक है, किसी विशेष विचारधारा को देख के उसके इफेक्ट को देखकर हम ऐतिहासिक अनुसंधान का चयन करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं या उसके बारे में हम शोध करना स्वीकार करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या है।
वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क होना। ठीक है, वर्तमान को समझना मतलब कि आज जो परिस्थिति है वो हमारे भूतकाल की किस परिस्थिति के कारण बनी है और भविष्य में हमें क्या करना है जिससे कि आगे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है, शिक्षा, मनोविज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को एक नई दिशा देना, नीति निर्धारण में सहायता करना। ठीक है, भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा को शांत करना और भूत, वर्तमान व भविष्य में संबंध स्थापित करना। ठीक है, इंसान अपनी जिज्ञासाएं जो होती हैं, इंसान की जो जिज्ञासाएं होती हैं, जानने की इच्छाएं होती हैं, वो बहुत कुछ जानने की होती हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भूतकाल में हम किस प्रकार से रहते थे, क्या हमारा खान पान था, कैसे लोगों का जीवन यापन होता था। ये सारी चीजें जो जिज्ञासा है, हमारी ऐतिहासिक शोध जो होते हैं वो इन जिज्ञासाओं को पूरा कर देते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के लिए पूर्व अनुभव के आधार पर भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, यानी किसी क्षेत्र के व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के लिए जो पिछले अनुभव थे उनके आधार पर भविष्य में जो कार्यक्रम होंगे उनकी रूपरेखा जो है इनके द्वारा तैयार की जा सकती है। यह विश्लेषण करना कि आज जो तथ्य, सिद्धांत व क्रियाएं व्यवहार में है उनका उद्भव व विकास किन परिस्थितियों में हुआ है। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या क्या है ऐतिहासिक अनुसंधान के, देख लेते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के पद हैं, पहला है आंकड़ों का संग्रह करते हैं, या जो भी डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है सेकंड स्टेप, और तीसरा होता है तथ्यों का विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, 3 स्टेप्स में ऐतिहासिक अनुसंधान किए जाते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान में आंकड़े की प्राप्ति के साधन क्या क्या होते हैं। देखिए, 2 प्रकार के साधन ऐतिहासिक अनुसंधान में आंकड़े इकट्ठा करने के लिए होते हैं। पहले होते हैं प्राथमिक साधन और दूसरे होते हैं द्वितीयक साधन या गौण साधन जिन्हें कहते हैं। प्राथमिक साधन वे साधन होते हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से घटना से होता है, यानी जो लाइव उस घटना से पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं, वे घटना के प्रथम साक्षी होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखित साधन, वृतांत, कथा, जीवन वृतांत, वंशावलियां, शिलालेख है, मौखिक साधन गाथाएं हैं, कहानियां हैं, उपाख्यान है, गीत, कलात्मक उपलब्धियां हैं, चित्र, मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, अवशेष हैं, मानवीय अवशेष, भवन, अस्त्र शस्त्र या वस्त्र, जो चीज उस घटना से पूरी तरह से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये है इसके प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जो हमें किसी सेकंड पर्सन से प्राप्त होते हैं या किन्हीं अलग परिस्थितियों, दूसरी घटनाओं या परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं। ये वे साधन होते हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध ना तो घटना से रहता है, लेकिन वे घटना के संबंध में काफी कुछ जानते हैं। वे घटना का वर्णन अपने शब्दों में करते हैं। ये प्राथमिक साधन के आधार पर घटना का व्याख्यान करते हैं। इसके दोषयुक्त होने की संभावना नहीं है, क्योंकि एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक आने में वास्तविकता में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब है इसकी समालोचना क्या है। ऐतिहासिक अनुसंधान में आंकड़ों की समालोचना 2 प्रकार से की जाती है। पहली तो है बाह्य आलोचना। इसके अंतर्गत आंकड़ों के रूप, रंग या स्थान, यथार्थता की जांच की जाती है। इसके लिए भाषा, लिपि, रचना, हस्ताक्षर, स्याही, शैली आदि की गंभीरता पूर्वक जांच की जाती है। ठीक है ना, स्याही की जांच क्या होती है कि ये जो स्याही है या जो इंक है ये कितने समय पुरानी है, या ये शैली का प्रयोग जो है कौन से सन में होता था या कौन से काल में किया जाता था। हस्ताक्षर का या जो भाषा है या जो लिपि है वो किस प्रकार की यूज की जा रही है। तो जो आंकड़े हमें इकट्ठे मिले हैं, एकत्र किए हैं, वो कहाँ तक उसमें सहायक होती है। ठीक है, इन सारी चीजों की जांच करने के बाद उसकी सत्यता का पता चलता है। इसके अतिरिक्त आंकड़ों को प्रस्तुत करने वालों के संबंध में भी गहन जांच की जाती है। आंकड़ों की आलोचना करने के लिए विभिन्न विज्ञानों की भी सहायता ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक आंकड़े।
आंतरिक आंकड़े या आंतरिक इंटरनल डाटा जो होता है, आंतरिक आलोचना जो होती है, इसमें क्या होता है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के संबंध में विस्तृत जांच की जाती है। वह विषय के साथ ठीक ढंग से न्याय कर रहा है या नहीं, ये देखा जाता है। इसमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। पहला, लेखक का विशेष उद्देश्य क्या था। ठीक है, वह किसी दबाव या भय में तो नहीं था। ठीक है, वह किसी से प्रभावित तो नहीं था। क्या उसे पर्याप्त अवसर मिला। क्या उसने वर्णित घटना स्वयं देखी। उसने सत्य को छिपाने का प्रयास तो नहीं किया। वह किसी को प्रसन्न तो नहीं करना चाहता। इन सभी बातों का विश्लेषण करके शोधकर्ता प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करता है तथा अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, अब है ऐतिहासिक शोध समस्या क्या है। उपयुक्त समस्या का चयन एक कठिन समस्या है। ठीक है, शोध समस्या कैसे ली जाए। समस्या ऐसी हो जिसका सीमांकन किया जा सके, यानी जिसको हम बाउंड्रीज में बांध सकें कि हमें इसके अंतर्गत ही कार्य करना है। उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण भी कठिन समस्या है। ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक शोध में समस्या है और समस्या की परिकल्पना निर्माण करना भी एक कठिन समस्या है। यह परिकल्पना उचित नहीं होगी तो शोध केवल आंकड़ों का संग्रह ही रह जाएगा। ठीक है, परिकल्पना जो है वो उचित होनी चाहिए। आंकड़ों का संग्रह व विश्लेषण ऐतिहासिक शोध की सबसे बड़ी समस्या है। आंकड़ों का संग्रह व विश्लेषण ही, चूंकि ये घटनाएं भूतकाल की हैं, उनको बताता है। अतः कई बार संबंधित आंकड़े या तो मिलते नहीं या फिर स्पष्ट नहीं होते हैं। प्राप्त आंकड़ों या तथ्यों का विश्लेषण भी कठिन कार्य है, क्योंकि आंकड़े प्रस्तुत करने वाला ही निष्पक्षता, चिंता व व्यवहार शोध को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब आया नेक्स्ट शोध हमारा ऐतिहासिक शोध के बाद वर्णनात्मक अनुसंधान, सेकेंड स्टेप। ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान का है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन और विश्लेषण करता है। ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान क्या करता है, बताता है कि क्या चीज है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। परिस्थितियां, अभ्यास, विचारधारा, अभिवृत्तियां, प्रक्रियाएं, अनुभव अथवा नई दिशाएं, सबका संबंध वर्णनात्मक अनुसंधान से होता है। वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है, इसकी प्रकृति पार अभागीय होती है, यानी क्रॉस सेक्शनल होती है, यानी इसको जो है अलग अलग समय सीमा में बांध दिया जाता है और उसके बाद इसका अध्ययन किया जाता है। यह क्या है स्पष्ट करता है। इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है। इसमें एक ही समय में अधिकांश मनुष्यों के विषय में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य करते हैं। इसके लिए विशिष्ट एवं कल्पना पूर्वक नियोजन आवश्यक है। इसके आंकड़ों की व्याख्या व विश्लेषण में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इसमें किसी नए वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता, अपितु प्रस्तुत समस्या के समाधान के लिए उपयोगी सूचनाएं दी जाती हैं। यह गुणात्मक व संख्यात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। वर्णन शाब्दिक या गणितीय सूत्रों द्वारा दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में ये पता चल गया हमें। विशेषताएं, इसके प्रकार देखेंगे हम। वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार की भी मैंने एक पिक्चर ले ली है जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सर्वेक्षण अध्ययन द्वारा, सेकंड है अंतर संबंधों का अध्ययन और तीसरा है विकासात्मक अध्ययन। सर्वेक्षण अध्ययन में जो वर्णनात्मक अनुसंधान से रिलेटेड विधियों का प्रयोग करते हैं, पहला है विद्यालय सर्वेक्षण। स्कूल्स में सर्वे जो किया जाता है वो इससे रिलेटेड होता है। कार्य विश्लेषण जो वर्क है उसका एनालिसिस किया जाता है। प्रलेखी विश्लेषण, डॉक्यूमेंट्री की एनालिसिस की जाती है।
और जनमत सर्वे, पब्लिक ओपिनियन सर्वे किया जाता है, समुदाय सर्वेक्षण किया जाता है, कम्युनिटी सर्वे किया जाता है, यानी एक निश्चित समुदाय में या कम्युनिटी में जाके किसी भी चीज का सर्वे किया जाता है। तो ये 5 तरह के सर्वेक्षण अध्ययन में आते हैं। सेकंड, वर्णनात्मक शोध में आता है अंतर संबंधों का अध्ययन करना। अंतर संबंधों का अध्ययन 3 विधियों से होता है। पहला है व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडी, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन, कॉजुअल कंपैरेटिवली स्टडी, और सहसंबंधात्मक अध्ययन, यानी 2 वस्तुओं का आपस में कोरिलेशन करके अध्ययन करना कि दोनों चीजें आपस में कितनी और कैसे जुड़ी हुई हैं, दोनों का संबंध स्थापित करके उनका अध्ययन किया जाता है। तीसरा है विकासात्मक अध्ययन। इसमें क्या होता है, वर्णनात्मक शोध में विकासात्मक अध्ययन में वृद्धि का अध्ययन यानी ग्रोथ का अध्ययन किया जाता है। ग्रोथ का अध्ययन 2 प्रकार से होता है, अनुदैर्ध्य अध्ययन और प्रतिनिधियात्मक अध्ययन। अनुदैर्ध्य में मतलब एक ही व्यक्ति का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, ठीक है, यानी एक ही बच्चे के जन्म से लेके उसकी वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। प्रतिनिधात्मक अध्ययन में ऐसा अध्ययन आता है जब हम एक ही बच्चे का अध्ययन ना करके उस उम्र के अलग अलग बच्चों का अलग अलग अवस्था में अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी ये 0 से 2 वर्ष के बच्चों का, 2 से 5 वर्ष, 5 से 7 वर्ष के अलग अलग बच्चों के बारे में हम अध्ययन करते हैं और उससे हम किसी घटना के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, किसी परिस्थिति या समस्या के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन या क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। उपनति अध्ययन या ट्रेंड स्टडीज होती हैं, यानी जो ट्रेंड स्टडीज उन्हें कहा जाता है जो उस समय की या उस परिस्थिति को देखकर उस समय की जाती है, अध्ययन उनको कहते हैं, ठीक है। वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार यहाँ कंप्लीट हो गए। अब थर्ड टॉपिक है प्रयोगात्मक अनुसंधान। देखिए, प्रयोगात्मक अनुसंधान तो आप जानते ही होंगे, प्रयोग से रिलेटेड होता है, यानी वैज्ञानिक शोध पर आधारित होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान एक शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है, कुछ चरों को परिचालित किया जाता है और दूसरे चरों पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्रयोगात्मक शोध में क्या होता है, प्रयोग में प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे शोध में मूलतः इस बात का अध्ययन किया जाता है कि चरों के नियंत्रित एवं परिचालित करने का क्या प्रभाव होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान इस तथ्य का स्पष्टीकरण करता है कि जब सभी संबंधित चरों अथवा परिस्थितियों पर सावधानी पूर्वक नियंत्रण करके प्रयोगात्मक चर में परिवर्तन किए जाए तो क्या निष्कर्ष प्राप्त होंगे। यदि 2 परिस्थितियां सभी दृष्टियों से समान हैं तथा उनमें से किसी एक परिस्थिति में कोई तत्व जोड़ा या घटाया जाता है तो परिस्थिति में आने वाला अंतर उसी तत्व के जोड़ने या घटाने के कारण होगा, ठीक है, यानी किसी परिस्थिति में किसी दूसरी परिस्थिति के जोड़ने का क्या प्रभाव पड़ा या किसी परिस्थिति में किसी परिस्थिति के घटने का या उसको कम करने का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब जो अध्ययन होते हैं ये प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत होते हैं। प्रयोगात्मक विधि की कसौटी क्या क्या है, ठीक है, देखिए ये एक वैज्ञानिक विधि होती है इसलिए इसकी कुछ कसौटियां भी होती हैं। पहली चीज है इसमें वस्तुनिष्ठता होना, ठीक है, वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है कि जिस चीज के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है वो इसमें है या नहीं, सारी जो नियंत्रण है या शोधकर्ता द्वारा जो स्टेप्स हैं वो सारे फॉलो किए गए हैं या नहीं, सभी नियमों का पालन किया गया है या नहीं, सत्यापन क्षमता जो होती है वो है या नहीं है, वेरिफिएबिलिटी है या नहीं। वेरिफिएबिलिटी का मतलब ये है कि जब हम इसको दोबारा से प्रयोग करेंगे तो ये सत्य साबित होगा या नहीं, या इसमें जो है जो तथ्य लिए गए हैं वो संपूर्ण रूप से शुद्ध है या नहीं, ठीक है। निश्चयात्मकता, भविष्य कथन क्षमता, ठीक है, ये चारों चीजें इसमें देखी जाती हैं। प्रयोगात्मक विधि की विशेषताएं क्या क्या है, यह विधि एक चर की अवधारणा पर आधारित है, यहाँ भी चरों पर नियंत्रण संभव है, इस विधि को सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा सकता है। मानव परिस्थितियों में सभी संबंधित चरों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता,
अतः मानवीय समस्याओं का प्रयोगात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। मूलभूत, प्रयुक्त या क्रियात्मक सभी प्रकार के शोध में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोगात्मक विधि आणविक है क्योंकि व्यवहार के आणविक तत्वों का अध्ययन इसमें होता है। प्रयोगात्मक शोध की श्रेणी में क्षेत्र अध्ययन को नहीं रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये प्रयोगात्मक विधि के उद्देश्य क्या क्या है। प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य है कारण प्रभाव संबंधों को ज्ञात करना, साथ ही विभिन्न चरों का प्रभाव देखना इस विधि का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रयोगात्मक विधि कंप्लीट होती है। ये अनुसंधान का ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली कक्षा में। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।